इंट्रोड्यूसिंग ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन का परिचय। ही वॉज द मास्टरमाइंड बिहाइंड 9/11। वह 9/11 का मास्टरमाइंड था। अमेरिकी धरती पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले के पीछे का मास्टरमाइंड होने के कारण उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। अमीरी और रुतबे में जन्मे बिन लादेन की जिंदगी ने एक भयानक मोड़ तब लिया जब वो एक ऐसी कट्टरपंथी विचारधारा में डूब गए जो पश्चिम को दुश्मन मानती थी। एक अमीर सूदी परिवार के वारिस से दुनिया के सबसे वांछित आतंकवादी बनने का उनका सफर अतिवाद की खतरनाक ताकत को दर्शाता है। बिन लादेन का हथियार सिर्फ बम और गोलियां नहीं थीं, बल्कि शिकायत और पीड़ित होने की एक सोची समझी कहानी भी थी जो दुनिया भर के असंतुष्ट मुसलमानों को अपनी ओर खींचती थी। 9/11 के हमले बिन लादेन की भयानक सोच का नतीजा थे, जिसने दुनिया को डर और अनिश्चितता के दौर में धकेल दिया। हालांकि 2011 में यूएस नेवी सील्स द्वारा की गई एक गुप्त कार्रवाई में बिन लादेन मारा गया, लेकिन उसकी जहरीली विचारधारा आज भी दुनिया के कई हिस्सों में हिंसा और अस्थिरता को बढ़ावा दे रही है। आलीशान परवरिश से आतंकवाद की अंधेरी दुनिया तक का ओसामा बिन लादेन का सफर व्यक्तिगत अनुभवों, विचारधारा और ऐतिहासिक घटनाओं के जटिल ताने बाने को दर्शाता है। 1957 में सऊदी अरब के रियाद में जन्मे बिन लादेन एक अमीर निर्माण व्यापारी के 50 से ज्यादा बच्चों में से एक थे। उनका बचपन ऐशो आराम और धार्मिकता दोनों के साथ बीता। एक तरफ जहां वो दौलत की चकाचौंध का मजा ले रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उन्हें इस्लाम की कड़ी शिक्षा दी जा रही थी, जिसने उनके अंदर आस्था की गहरी भावना पैदा की, जिसे बाद में उनके कट्टरपंथी एजेंडे को पूरा करने के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बिन लादेन के भीतर बदलाव के बीज 1970 के दशक के अंत में जेद्दाह की किंग अब्दुलअजीज यूनिवर्सिटी में उनके समय के दौरान बोए गए थे। वहां वो कट्टरपंथी इस्लामी विद्वानों के संपर्क में आए, जिन्होंने इस्लाम की एक उग्र व्याख्या का प्रचार किया, जिसमें कथित दुश्मनों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की जरूरत पर जोर दिया गया था। 1979 में सोवियत संघ के अफगानिस्तान पर आक्रमण ओसामा बिन लादेन के एक असंतुष्ट युवक से एक कठोर जिहादी में परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। अपने साथी मुसलमानों की दुर्दशा से बहुत ज्यादा प्रभावित होकर बिन लादेन 1980 के दशक की शुरुआत में अफगानिस्तान गए। शुरू में तो प्रतिरोध को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, हालांकि वो जल्द ही संघर्ष में सक्रिय रूप से शामिल हो गए और उन्होंने मुजाहिदीन के लिए सुरंगों और किलेबंदी के निर्माण के लिए अपनी निर्माण कंपनी के संसाधनों का इस्तेमाल किया। अफगानिस्तान में अपने समय के दौरान ही बिन लादेन ने अपने सैन्य कौशल को निखारा और अनुभवी जिहादी अब्दुल्ला आज़म सहित अन्य समान विचारधारा वाले आतंकवादियों के साथ गठबंधन किया। उन्होंने मिलकर मकतब अल खिदमत की स्थापना की, जो एक ऐसा संगठन था जो अफगान जिहाद में शामिल होने के लिए विदेशी लड़ाकों की भर्ती करता था और उन्हें प्रशिक्षण देता था। इस अनुभव का बिन लादेन के भविष्य के कार्यों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा और यहीं से अल-कायदा के निर्माण और उसके बाद होने वाली भयावह घटनाओं की नींव रखी गई। 1989 में अफगानिस्तान से सोवियत वापसी को मुजाहिदीन और ओसामा बिन लादेन सहित उनके समर्थकों ने एक जीत के रूप में देखा। अफगानिस्तान में जीत से उत्साहित बिन लादेन कुछ लोगों के लिए हीरो बनकर सऊदी अरब लौटे, लेकिन उनके तेजी से बढ़ते कट्टरपंथी विचारों और सऊदी सरकार की आलोचना ने उन्हें शाही परिवार के साथ विवादों में डाल दिया। 1991 के खाड़ी युद्ध के दौरान सऊदी धरती पर अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी के प्रति उनके विरोध ने अधिकारियों के साथ उनके रिश्तों में और ज्यादा खटास ला दी। 1991 में सऊदी अरब से भागने के लिए मजबूर बिन लादेन ने सूडान में शरण ली, जहां उन्होंने आतंकवादी संपर्कों के अपने नेटवर्क को विकसित करना और अपना प्रभाव बढ़ाना जारी रखा। इसी दौरान उन्होंने औपचारिक रूप से अल-कायदा की स्थापना की, जो पश्चिम के खिलाफ वैश्विक जिहाद छेड़ने के उद्देश्य से बना एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन था। बिन लादेन के नेतृत्व में अल-कायदा ने 1990 के दशक के दौरान कई हमलों को अंजाम दिया, जिसमें सोमालिया, यमन और केन्या सहित अन्य जगहों पर अमेरिकी हितों को निशाना बनाया गया था। He trained militants. उन्होंने आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया। 1996 में ओसामा बिन लादेन ने अपना पहला फतवा जारी किया, एक धार्मिक फरमान जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा की गई थी। He declared war. उन्होंने युद्ध की घोषणा की। इससे बिन लादेन की बयानबाजी में भारी वृद्धि हुई
और उसने सीधे अमेरिका को निशाना बनाने के अपने इरादे का संकेत दिया। अमेरिका के प्रति बिन लादेन की नफरत वास्तविक और कथित दोनों तरह की शिकायतों के जटिल मिश्रण से उपजी थी। उन्होंने मध्य पूर्व में अमेरिकी विदेश नीति की निंदा की, खासकर इजराइल के लिए उसके समर्थन और इस्लाम की जन्मभूमि सऊदी अरब में उसकी सैन्य उपस्थिति की। अपनी परिष्कृत प्रचार मशीनरी के जरिए, जिसमें वीडियो टेप, ऑडियो रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन घोषणाएं शामिल थीं, बिन लादेन ने अनुयायियों की भर्ती करने और हिंसा भड़काने के लिए इन शिकायतों का कुशलतापूर्वक फायदा उठाया। उन्होंने खुद को इस्लाम को उसके दुश्मनों से बचाने वाले एक नेक योद्धा के रूप में पेश किया और इस संघर्ष को अच्छाई और बुराई के बीच एक ब्रह्मांडीय संघर्ष के रूप में चित्रित किया। He planned the attacks. उन्होंने हमलों की योजना बनाई। ओसामा बिन लादेन की भयानक विचारधारा और योजना का नतीजा 11 सितंबर 2001 को सामने आया, जब अल-कायदा के आतंकवादियों ने 4 विमानों का अपहरण कर लिया और उन्हें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन में गिरा दिया। 9/11 के हमलों ने लगभग 3000 लोगों की जान ले ली और अमेरिकी मानस पर एक स्थायी निशान छोड़ दिया। ढहते टावरों की तस्वीरें और पहले उत्तरदाताओं के प्रयास सामूहिक स्मृति में बस गए हैं। 9/11 के बाद राष्ट्रपति बुश के नेतृत्व में अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध शुरू किया और तालिबान शासन को उखाड़ फेंका। 9/11 के हमलों के बाद ओसामा बिन लादेन दुनिया का सबसे वांछित भगोड़ा बन गया, जिसके सिर पर $25 मिलियन का इनाम रखा गया था। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने उसे न्याय के कटघरे में खड़ा करने के प्रयास में दुनिया भर में उसका पीछा करते हुए एक विशाल तलाशी अभियान शुरू किया। हालांकि बिन लादेन एक मायावी लक्ष्य साबित हुआ। वह अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों में गायब हो गया और कब्जे से बचने के लिए इलाके के अपने ज्ञान और वफादार समर्थकों के अपने नेटवर्क का इस्तेमाल किया। अपने ठिकानों से बिन लादेन ने ऑडियो और वीडियो संदेश जारी करना जारी रखा, जिसमें उसने अमेरिका को ताना मारा और अपने अनुयायियों से लड़ाई जारी रखने का आग्रह किया। बिन लादेन की तलाश लगभग 1 दशक तक चली, जिसमें दुनिया भर के हजारों खुफिया कर्मियों, विशेष बल के गुर्गों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों को शामिल किया गया था। वर्षों की श्रमसाध्य खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के बाद अमेरिका ने आखिरकार ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद के एक परिसर में स्थित पाया, जो देश की राजधानी इस्लामाबाद से कुछ ही दूरी पर स्थित एक छावनी शहर है। 2 मई 2011 को कुलीन सील टीम 6 के यूएस नेवी सील्स की एक टीम ने परिसर पर एक साहसिक छापेमारी की, जिसका कोड नेम ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर था। राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा अधिकृत यह छापेमारी महीनों की योजना और निगरानी का परिणाम थी। अंधेरे की आड़ में सील्स ने हेलीकॉप्टर द्वारा परिसर में घुसपैठ की और बिन लादेन के अंगरक्षकों के प्रतिरोध का सामना किया। गोलीबारी के दौरान बिन लादेन को गोली मार दी गई और वह मारा गया। बाद में डीएनए परीक्षण के जरिए उसके शरीर की पहचान की गई। लगभग 40 मिनट तक चली यह छापेमारी एक शानदार सफलता थी और आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में एक बड़ी जीत थी। ओसामा बिन लादेन की मौत पर दुनिया भर में मिलीजुली प्रतिक्रिया आई। कई लोगों ने, खासकर अमेरिका में, उसकी मौत का जश्न न्याय की जीत और आतंकवाद के लिए एक झटके के रूप में मनाया। वहीं कुछ अन्य ने छापेमारी की वैधता और उसके निहितार्थों पर चिंता व्यक्त की। कुछ ने समुद्र में बिन लादेन को दफनाने के फैसले पर सवाल उठाया और तर्क किया कि यह इस्लामी रीति रिवाजों का उल्लंघन है और अमेरिका विरोधी भावना को और भड़का सकता है। छापेमारी ने अमेरिका और पाकिस्तान के बीच संबंधों में भी तनाव पैदा कर दिया, क्योंकि एक पाकिस्तानी छावनी शहर में बिन लादेन की मौजूदगी ने इस सवाल को जन्म दिया कि क्या पाकिस्तानी अधिकारियों को उसके ठिकाने के बारे में जानकारी थी। विवादों के बावजूद बिन लादेन की मौत निस्संदेह आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने अल-कायदा के मनोबल और संचालन क्षमताओं को काफी नुकसान पहुंचाया और हमलों को प्रेरित करने और निर्देशित करने की संगठन की क्षमता को कमजोर कर दिया। बिन लादेन्स एंड्यूरिंग इम्पैक्ट। बिन लादेन का स्थायी प्रभाव। अपनी मौत के 1 दशक से भी ज्यादा समय बाद ओसामा बिन लादेन की विरासत आज भी दुनिया पर एक लंबी छाया डाले हुए है। हिज लेगेसी कंटिन्यूज। उनकी विरासत जारी है। अल-कायदा की विचारधारा आज भी जिंदा है, जो जिहादियों की नई पीढ़ियों को प्रेरित कर रही है।
आईसिस का उदय बिन लादेन के संदेश की स्थायी अपील को प्रदर्शित करता है। बिन लादेन की विरासत पश्चिम में इस्लामोफोबिया के उदय में भी स्पष्ट है। उसके कार्यों का इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव को सही ठहराने के लिए किया गया है। अतिवाद के मूल कारणों को दूर करके सहिष्णुता और समझ को बढ़ावा देना अनिवार्य है।